हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके। कंफर्म करें आपका ऑडियो आपका वीडियो एक्सेसिबल है। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। कर दीजिए कंफर्म योर ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है सो दैट वी कैन स्टार्ट क्विकली। I'm waiting for your confirmation. Do it quickly. सो ध्यान रहे आज का ये हमारा क्लास JIB के लिए क्लास है, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर। तो कर दीजिए क्विकली कंफर्म आपका ऑडियो आपका वीडियो इट्स इन ऑर्डर। सो इंडियन इकोनॉमी में हम मॉड्यूल ए उसमें चैप्टर 3 में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है जिसका कुछ पार्ट हमने लास्ट इससे रिलेटेड वीडियो में कवर किया था, तो बाकी का पोर्शन हम आज के इस पार्ट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। 8th प्लान। सो 7th प्लान तक हमने लास्ट जो लेसन था वीडियो लेसन उसमें कवरेज कर लिया था। अब हम 8th प्लान जो 1992-1997 इस पीरियड के बीच में इंप्लीमेंट हुआ, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इस प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तेज इकोनॉमिक गति, रैपिड एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, रैपिड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें फोकस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर, रिडक्शन इन ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। सो कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हुए? ओवरऑल हुआ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एग्रीकल्चर एंड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स को बढ़ा करके और साथ में जो हमारा ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उसको रिड्यूस करके। सो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और हम जो इंपोर्ट्स करते हैं। एक्सपोर्ट होता है कंट्री से बाहर गुड्स को भेजना, और इंपोर्ट होता है कंट्री से बाहर से गुड्स को मंगाना। तो ये गुड्स का भी हो सकता है, ये सर्विसेज का भी हो सकता है। सो लेट अस से अगर गुड्स का एक्सपोर्ट हमारा 300 का है और गुड्स का इंपोर्ट हमारा 350 का है। सर्विसेज का हमारा जो एक्सपोर्ट है लेट अस से वो 640 का है, और सर्विसेज का जो इंपोर्ट है लेट अस से वो 625 का है। तो यहाँ पे भी हमारे पास गैप है, तो ये गैप माइनस के अंदर है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। और यहाँ पे भी गैप है लेकिन ये गैप हमारा पॉजिटिव में है। इनसे ही हमारे बनते हैं ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेंगे
कि ट्रेड डेफिसिट इसमें कौन सा है और करंट अकाउंट डेफिसिट इसमें कौन सा है। अगर हम इनके टोटल को मिलाते हैं तो इसका टोटल हमारे पास बन गया 940 का, और इसका टोटल हमारे पास बन गया 975 का। ओवरऑल यहाँ पे जो गैप है वो -35 का है। तो ये 50 माइनस में है, ये 15 प्लस में, इन दोनों का गैप आ गया -35। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। सो ट्रेड डेफिसिट रिलेट करता है गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप को। अगर ये गैप माइनस में है तो ये डेफिसिट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस में है, ये डेफिसिट हो गया। ये यहाँ पे प्लस में है तो इसको हम सरप्लस कहते हैं। जब हम गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों के इंपोर्ट गैप को देखते हैं तो फिर वो कंसेप्ट बन जाता है करंट अकाउंट का। तो यानी करंट अकाउंट में भी हमारे पास डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। इस एग्जांपल में हमारे पास करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट फॉर्म में है, तो इसको रिड्यूस करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। एंड आई एम श्योर कि इस पार्ट को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है या सरप्लस क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है। और इस पर्पस के लिए ये जो एम्स रखे गए थे, तो इस पर्पस के लिए क्या किया गया था, तो इसमें एलपीजी को, जो एलपीजी की पॉलिसियां उनको इंप्लीमेंट किया गया था थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने के लिए एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनको इंप्लीमेंट किया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? लिबरलाइजेशन होता है जो कंट्रोल्स हैं, उन कंट्रोल्स को रिलैक्स करना। इंपोर्ट से कंट्रोल हो सकते हैं, इंपोर्ट के कंट्रोल हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कंट्रोल्स हो सकते हैं, लाइसेंसेस के थ्रू कंट्रोल्स हो सकते हैं। तो उन कंट्रोल्स को रिलैक्स करना, तो उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है बैंकिंग सिस्टम के लिए। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर, प्रीवियसली दीज वर कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक, लेकिन रिफॉर्म्स प्रोसेस के अंदर ये फ्री कर दिए गए टू बी डिटरमिन्ड बाय बैंक्स। तो रूल्स को लिबरलाइज कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डीरेगुलेशन का प्रोसेस। प्राइवेटेशन का मीनिंग होता है मोर पार्टिसिपेशन बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करना। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटेग्रेट करना। किसको इंटेग्रेट करना? इंडियन इकोनॉमी को। किसके साथ? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो
तो इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटेग्रेट कर देना, यानी जब हमने बहुत सारे कंट्रोल्स हटा लिए गए तो इनडायरेक्टली वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को भी इंक्रीज कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। तो इन एम्स को अचीव करने के लिए एलपीजी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाना। सो आई होप ऑल दिस कंसेप्ट्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हैं आपको। अगर ऐसा है और आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन NQ। तो NQ टाइप करके मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिए। सो सभी स्टूडेंट्स टाइप कर देंगे NQ को, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तो ऑल ऑफ यू डू इट क्विकली। कर दीजिए कंफर्म। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, देयर इज नो क्वेश्चन, तो NQ टाइप कर दीजिए। तो आई विल अंडरस्टैंड कि आपको हर चीज़ क्लियर है, आपको कुछ नहीं पूछना है, तो क्विकली टाइप कर दीजिए NQ। सारे स्टूडेंट्स टाइप कर देंगे, कर दीजिए ऑल ऑफ यू। अभी थोड़े स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है, ये कंफर्मेशन मुझे आप सभी से चाहिए, तो डू इट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं तब तक आगे नहीं चल पाऊंगा जब तक आपका कंफर्मेशन मुझे सफिशिएंट नंबर्स में नहीं आ जाता। कर दीजिए ऑल ऑफ यू, सभी कर देंगे क्विकली। कर दीजिए, जो नहीं जिन्होंने किया क्विकली कंफर्म कर देंगे। डू इट क्विकली, आई एम वेटिंग। चलिए अब हम बात करेंगे टारगेट ग्रोथ रेट क्या था। सो टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6% का 8th प्लान का, एंड एक्चुअल ग्रोथ अचीवमेंट वाज 6.7%, यानी टारगेट से बेहतर। और ये इम्पैक्ट था LPG पॉलिसीज का। It was because of implementation of LPG policies. नाइन्थ प्लान पीरियड है 1997 से लेके 2002 तक का। सो ये पीरियड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का पीरियड था। ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। सो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट अगर सभी को मिलता है, ऑल आर बेनिफिटेड, तो हम कहेंगे कि ग्रोथ जस्टिस और इक्विटी के साथ हो रहा है। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो जो पुअर कम्युनिटी है उसको लेस हो रहा है, और जो रिच कम्युनिटी है उसको ज़्यादा हो रहा है। तो फिर यहाँ पे इक्विटी नहीं है। जबकि हमारी सारी प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है कि पुअर का मैक्सिमम वेलफेयर हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ग्रोथ तो है बट इट इज़ नॉट विद जस्टिस एंड इक्विटी। तो जस्टिस और इक्विटी के में जो ग्रोथ है वो तभी मानी जाएगी कि ग्रोथ है और पुअर को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। तो नाइन्थ प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था तो ये था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स का वो सभी को मिले। सो इसमें इंट्रोड्यूस जब किया गया तो ओवरऑल स्लो डाउन था इकोनॉमी के अंदर। जो साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1996-97 के अंदर, तो जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो ये स्लो डाउन चल रहा था उस समय। प्लस हमारे यहाँ पॉलिटिकली रिलेटिवली इंस्टेबिलिटी थी।
तो ये क्राइसिस था साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। टारगेट ग्रोथ रेट हमारा 7.1% था और एक्चुअल ग्रोथ रेट था 6.8। इससे पहली प्लान में जो ग्रोथ रेट था एक्चुअल दैट वाज 6.7%, यानी देयर वाज इंप्रूवमेंट इन द ग्रोथ रेट डिस्पाइट ऑल दैट, ऑल्दो जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था उससे वो कम रहा। अब 10th प्लान 2002 से लेके 2007 तक। टेंथ प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था, टॉप प्रायोरिटीज वर टू अचीव स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट, रिड्यूस पॉवर्टी रेट्स बाय 5% बाय 2007, यानी प्लान एंड तक पॉवर्टी रेट को 5% पॉइंट्स रिड्यूस करना था। प्रोवाइड गेनफुल एंड हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटीज इन लिटरेसी एंड वेज रेट्स बाई एटलीस्ट 50% बाई 2007। बड़े स्पेसिफिक गोल्स थे ये। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग बने, दिस वाज वन ऑब्जेक्टिव। पॉवर्टी रेट्स रिड्यूस हों और इसमें स्पेसिफिक टारगेट रखा गया कि रेट बाई 5% पॉइंट्स माइनस कम हो जाना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस था, तो एम्प्लॉयमेंट गेनफुल हो और हाई क्वालिटी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो। और ये जो मेल्स और फीमेल के बीच में हम लिटरेसी को लेकर के या वेज रेट्स को लेकर के जो डिस्टिंक्शन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसको एलिमिनेट करना कम से कम 50% तक उस प्लान पीरियड के एंड तक। तो काफ़ी एम्बिशियस ये टारगेट्स थे हमारी 10th प्लान के। सो ग्रोथ रेट जो हमारा एस्टिमेटेड था, प्लान किया था, वो था 8.1% और एक्चुअल ग्रोथ रेट था 7.7%। तो एक्चुअल 7.7 और टारगेटेड 8.1%। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। 11th प्लान 2007 से लेके 2012। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था प्राइमरी, अचीव क्विकर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सो क्विकर एंड मोर इंक्लूसिव। सो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? सो ऐसी ग्रोथ जिसका बेनिफिट सभी को बराबर मिले, यानी बेनिफिट रिसीव करने में सभी इंक्लूड हों। सो ग्रोथ क्विकर भी हो और उसका बेनिफिट जो है वो इंक्लूसिव बेसिस के ऊपर मिले। सो टारगेट रखा गया 9% का और एक्चुअल अचीवमेंट रहा 7.5% का। यानी अगर हम इन प्लान्स में ग्रोथ रेट को देखें, ओवर द ईयर्स जो ग्रोथ रेट था, जैसे यहाँ पे 7.7% था,
10th के लिए, और यहाँ पे 7.5%, यानी ऑलमोस्ट 7% प्लस था इन प्लान्स में ग्रोथ रेट। एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना। देन लास्ट हमारा प्लान है 12th प्लान। सो 12th प्लान ऑब्जेक्टिव था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। तो इससे पहले था जो उसमें क्विक, इंक्लूसिव ग्रोथ था, और इसमें फास्टर, मोर इंक्लूसिव, जो पहले से इंक्लूसिव का टारगेट था उसको इंक्रीज किया गया, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये ग्रोथ रेट जो है कम नहीं होना चाहिए, ये ग्रोथ रेट सस्टेन करे, ये कंटिन्यू करे। तो ये इस प्लान का अंडरलाइंग थीम था। सॉरी फ्रेंड्स। सो टारगेट था हमारा 8% का, एक्चुअल अचीवमेंट 6.7% की हो गई। तो जो पहले 7% प्लस था अचीवमेंट इससे पहली प्लान के अंदर, या ये पहली दो प्लान्स के अंदर, 10th एंड 11th के अंदर, तो ये 7th से नीचे आ गया। तो इट वाज 6.7%, एंड दिस वाज आवर लास्ट 5-year प्लान, क्योंकि इसके बाद 5-year प्लान सिस्टम को स्टॉप कर दिया गया। अब हम बात करेंगे सॉरी। सो 5-year प्लान का जो परफॉर्मेंस था उसका असेसमेंट। सो 12 5-year प्लान सी, उसका असेसमेंट। फंडामेंटल गोल was to raise national income as well as per capita income। तो ये फंडामेंटल गोल था इन प्लान्स का। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वर क्वाइट मॉडेस्ट ड्यूरिंग द प्लान ईरा। तो 5-year प्लान पीरियड के अंदर जो ग्रोथ थे रेट्स नेशनल इनकम के भी और पर कैपिटा इनकम के, वो मॉडेस्ट थे, यानी बहुत कम भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, वो रिलेटिवली मॉडेस्ट थे। Seven of 12 5-year plans experienced lower growth rate than the expected। सो 7 प्लान्स ऐसे थे हमारे आउट ऑफ 12 जिनमें एस्टिमेटेड जो ग्रोथ रेट थे वो ज्यादा थे और एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारे कम थे। सो एक्चुअल ग्रोथ रेट्स वर लेसर देन द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट्स। सॉरी फ्रेंड्स। ग्रोथ रेट्स वर मॉडेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 decades ऑफ द प्लानिंग। तो पहली 3 प्लान्स के अंदर जो ग्रोथ रेट थे वो मॉडेस्ट थे, यानी वो रिलेटिवली कम थे। तो इनको हम हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट्स। लेकिन फिर सब्सिक्वेंटली पहली 3 डिकेड्स के बाद उन्होंने पिकअप करना शुरू किया, यानी 1980 के बाद तो ग्रोथ रेट्स ने पिकअप करना शुरू किया। नेगेटिव पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड 2 times। 2 बार नेगेटिव पर कैपिटा इनकम ग्रोथ भी रिकॉर्ड किया गया।
तो ये थे 1971-72 का पीरियड एंड 1991-92 का पीरियड, तो जब नेगेटिव पर कैपिटा ग्रोथ रिकॉर्ड किए गए। एग्रीकल्चर ग्रोथ was highly volatile because of change in the environmental factors. So इस पीरियड के दौरान जो एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट्स थे वो काफ़ी वोलेटाइल रहे, और जैसा हमें पता है एग्रीकल्चर जो है वेदर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता है। सो एनवायरनमेंट फैक्टर्स के कारण जो एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट थे वो बहुत वोलेटाइल रहे। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कई एफर्ट्स की, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, तो उससे हमारी फूड सफिशिएंसी, पहले हम फूड डेफिशिएंट थे तो उससे हमारी फूड सफिशिएंसी हमारी बन गई। सो दैट ग्रीन रेवोल्यूशन वर्कड स्प्लेंडरली, बहुत अच्छा उसने काम किया, बहुत अच्छे उसने रिजल्ट्स दिए। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपका लाइक डिस कंप्लीट नहीं हुआ, लाइक डिसलाइक, तो इसको क्विकली कंप्लीट कर दीजिए ताकि हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करने का एफर्ट करेंगे जो बचा हुआ टाइम है। तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए, और साथ में अगर आपने हर चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है तो ज़रा स्माइल करके कंफर्म कर देंगे दैट नो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो कर दीजिए मुझे कंफर्म स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके। तो जिनका लाइक डिसलाइक बचा वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर लेंगे। सो डू इट क्विकली। सो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दें, और जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हो वो डिसलाइक लाइक को भी कंप्लीट कर दें। डू इट क्विकली, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए मीनवाइल मैं एक दो क्वेश्चंस को कवर करता हूं जो हमारे पास बाकी का लेफ्ट ओवर पीरियड है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिगिन इकोनॉमिक प्लानिंग? तो इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग कब शुरू किया? 1930s के अंदर, 1950s के अंदर, 1950s के अंदर, लेट 1950s में, अर्ली 1950s में, या लेट 1960s में? तो प्लानिंग का ये प्रोसेस कब शुरू हुआ? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो व्हेन डिड इंडिया बिगिन इकोनॉमिक प्लानिंग? 1930s में, अर्ली 1950s में, या लेट 1950s में, या लेट 1960s के अंदर? तो कब ये प्रोसेस हुआ शुरू? सो इट स्टार्टेड इन अर्ली 50s। सो जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तो इट स्टार्टेड इमीडिएटली। सो अर्ली 50s में। व्हाट इज नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन विच रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन? तो पहले प्लानिंग कमीशन हमारे पास होता था, अब उसकी बजाय एक और इंस्टीट्यूट आ गया है। तो वो नीति आयोग है, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, या एनपीसी है, या एनईडीपी है, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड। सो कौन सा है? सो इंस्टीट्यूशन विच रिप्लेस द प्लानिंग बोर्ड, प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस कर दिया वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नीति आयोग। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर पहले से फुल फॉर्म नहीं लिखा हो तो फुल फॉर्म नोट कर लेंगे। इसका फुल फॉर्म नोट कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को और कर देते हैं। व्हाट इज प्लान हॉलीडे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग? तो इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग में एक वर्ड आता है प्लान हॉलीडे। तो इसका मीनिंग क्या रहता है? ए ब्रेक टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ड्यूरिंग प्लानिंग सेशन,
A term used to describe a period of war or crisis. Yearly plan, which is substituted for 5-year plan, or celebration of completion of 5-year plan. तो प्लान हॉलीडे हम किसको कहेंगे? तो प्लान हॉलीडे होता है ईयरली प्लान विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर ए 5-year प्लान। 5-year प्लान के स्थान बजाय अगर हम ईयरली प्लान करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लान हॉलीडे। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और वाइंड अप करने से पहले अगर इस लेसन को लेकर के आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स के अंदर भी टाइप कर सकते हैं। और इस लेसन से अलावा आपकी कोई और हेल्प की रिक्वायरमेंट तो आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, या अगर आप हमारी ऐप को एनरोल कर रहे हुए हैं, आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है हमारी ऐप को, तो उसके मैसेज बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, तो उसको हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे अगर वो क्वेश्चन अदर देन द टॉपिक रिलेटेड है। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।